राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? आप विनोद बड़साल बड़े भाई थे और राजनीति में आने वाले थे। राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हुई, इट वॉज HN Bhawan। आपको लगता है कि सभी सेवा कर रहे हैं? नहीं, सेवा आज तो धंधा हो गया है। ये तो धंधा हो गया राजनीति की। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की जिसको गाली पड़ती है उत्तराखंड, उस पार्टी का जन्म उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ। उस पार्टी का राज्य के लिए उत्तराखंड तो ये आंदोलन तो वैसे भी राज्य बनाने का था, राज्य बनाना नहीं, आंदोलन आरक्षण के लिए। जो भी गोलीकांड हुए, जितने भी इन आंदोलनों में जो जो चीज़ें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो अरे भाई, सरकार जिसकी होगी उसी पे तो आरोपों लगेगा। तो उनकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता। नहीं, मर्जी नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी कहता है। आपको लगता है कि ये गोलीकांड जो है ये उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह बनता है? इतनी सी वजह भी नहीं। अब इस चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? इस चुनाव में तो मैंने पार्टी को बोल दिया, पार्टी मुझे तय करे कि मुझे क्या करना है। इस बार पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। निश्चित तौर पार्टी, लेकिन अगर आप ही से पूछे कि कौन सी सीट से लड़ना चाहिए, वो मैं पार्टी को तो मैं नमस्कार सर, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? आपने मतलब राजनीति सच बताऊं या नहीं, बिल्कुल सच जो है। सच बात तो ये है कि राजनीति में मैं दुर्घटनावश फंस गया। दुर्घटनावश और शर्म के मारे निकल नहीं पाया। ऐसा क्यों? स्कूलिंग करने के बाद जब हम कॉलेज में आए, सेंट जोसेफ अकेडमी में पढ़ता था, पास आउट करने के बाद DVS कॉलेज में आए। हाँ जी। DVS कॉलेज में आए तो साइंस के स्टूडेंट थे, PCM के। तो इस कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3-4 दिन हुए होंगे। हमारे एक गणित के अध्यापक थे, बहुत वरिष्ठ, वारसे साहब। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुझे देखा और मुझे कहा स्टैंड अप। मैं खड़ा हो गया। व्हाट्स योर नेम? मैं नाम बताया। कहाँ से पास आउट करके आए हो बताया। कहने लगे ये T-शर्ट पहन के क्यों आए हो? मैंने कहा सर आज मन हुआ कि T-शर्ट पहन के चलो। कहता नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, यू शुड कम इन प्रॉपर ड्रेस। मैंने कहा सर कोई जो प्रोस्पेक्टस दिया था कॉलेज एडमिशन का, उसमें कोई ड्रेस तो मेंशन थी नहीं। तो कॉलेज में तो सब लोग ऐसी फॉर्मल्स में आते हैं, तो इसलिए मैं T-शर्ट पहन के आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खड़े रहे और कल से T-शर्ट पहन के ना आए, प्रॉपर ड्रेस में आए। मैं कहा सर मैं खड़ा भी नहीं रहूँगा और मैं जो मन करेगा वही पहन के आऊँगा, क्योंकि कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में कोई ड्रेस नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। आप मेंशन कर दीजिए जो ड्रेस होगी। तो हम तो बचपन से, जब से भर्ती हुए स्कूल में KG से, तब से लेकर और पास आउट करने तक टाई कोट पैंट पहन के गए। आप मेंशन कर दीजिए, हम वही पहन के आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा बड़े बदतमीज हैं, आप क्लास से बाहर जाइए। मैं कहा सर क्लास से बाहर नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलिए। मैं कहा चलिए। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राम मोहन सिंह बहुत सख्त थे। वो जाते ही मेरे पे चिल्ला पड़े जब उन्होंने सुना, कैसे बात की तुमने? तो मैं कहा सर मैं तो बहुत आराम से बात की, लेकिन सर ने मुझसे ये बात करी और मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि आपने, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कोई ड्रेस मेंशन नहीं थी, तो मैंने ड्रेस नहीं पहनी, मैंने T-शर्ट पहनी है। ड्रेस मेंशन कर दीजिए, हम ड्रेस पहनेंगे। तो मैं बड़ों से बात, मैं कहा सर बड़ों से मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने बिल्कुल सही बात की। और जब मैं बात कर ही रहा था तो मेरी पूरी क्लास DVS कॉलेज में प्रिंसिपल के बाहर आ गई। उसके बाद कॉलेज में हवा फैल गई तो पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया। मेरा इश्यू बिल्कुल जेन्युइन था। बिल्कुल। तो वहाँ हल्ला होने लगा, नारे लगने लगे। मुझे इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था, लेकिन हल्ला उल्ला हुआ, नारे लगे। प्रिंसिपल थोड़ा सा लचीले हुए, तो उन्होंने कहा भाई सॉरी बोल दो। उन्होंने कहा सर सॉरी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने गलती की नहीं। तो उसके बाद खुद ही डॉक्टर साहब ने कहा, वाशे साहब ने, कि भाई कल से मैं ये क्लास नहीं लूँगा। हम बाहर आ गए। बाहर आए तो लड़कों ने मैं कंधे में उठा लिया तो कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, तो पूरे कॉलेज में घुमाया उन्होंने हमें। उन हल्ला गुल्ला करने वालों में से एक उनके जो प्रोफेसर साहब थे, उनके सुपुत्र भी थे।
तो उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा किया आपने। उस दिन से कॉलेज में हम फेमस हो गए। तभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि कॉलेज के नेता टाइप बन गए, चुनाव आ गया। चुनाव मैं प्रेसिडेंट का लड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि डीबीएस कॉलेज में उस समय नियम ये था कि पार्ट 1 का स्टूडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो अब तो हम इतने फेमस हो गए थे कि प्रेसिडेंट का ही लड़ना था, तो लड़े नहीं। चीफ प्रेफेक्ट बन गए कॉलेज के, जब यूनियन बनी। प्रेसिडेंट हमारी पसंद के बन गए, पूरी यूनियन हमारी पसंद की बन गई, लेकिन हम लड़े नहीं और चीफ प्रेफेक्ट बन गए। उसके बाद जब 1984 में मैं डीबीएस कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हुआ, फिर अध्यक्ष लड़ गया। अध्यक्ष लड़ा तो दुर्भाग्यवश उस समय इंदिरा जी की असैसिनेशन हो गई, चुनाव कैंसिल हो गया। मैं निराश हो गया, छोटा ही था उम्र में, 18-19 साल की उम्र थी। और कुछ दिन बाद कॉलेज से टीसी लेकर के डीएवी कॉलेज आ गया। डीएवी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। डीएवी कॉलेज में 85 में एडमिशन लिया, 86, 87 और 88 में छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। तीसरे साल चुनाव लड़ा। 88 में बहुगुणा जी के हम नजदीक आ गए थे, हेमवती नंदन बहुगुणा के, क्योंकि हम सब लोग जो छात्र राजनीति में थे, विनोद बर्थवाल हमारे साथ, हमारे सीनियर थे, बॉस थे, उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। उनके साथ रहते रहते ही हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नजदीक आ गए। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नजदीक आने के बाद 89 में बहुगुणा जी की डेथ हो गई। 89 में मुलायम सिंह जी ने हमको पकड़ लिया। 89 में हम मुलायम सिंह जी को उनके साथ जनता दल में शामिल हो गए, मर्ज कर दिया, और वहां से यात्रा शुरू हुई। 1 साल में सरकार आ गई। 89 में सरकार आ गई तो यूपी में हम युवा जनता दल के महामंत्री बन गए। वो दिन है और आज का दिन है, सिलसिला चलता रहा। तो राजनीति में आपका ये सफर इस तरीके से एक्सीडेंटली शुरू हुआ है। हाँ, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना है, लेकिन राजनीति में जाने का जो मैंने आपको सही कारण बताया, और उसके बाद एक बार जब आ गए तो फिर वो राजनीति का संघर्ष, राजनीति का ग्लैमर, छात्र राजनीति में तो मसल पावर और सारी चीजें होती हैं, वो तो होता ही है, तो उसका ग्लैमर अलग होता है। उस समय जो नौजवान है वो सोचता है कि सारा बाहर हमारे कंधों पे ही है, पूरा शहर हम ही चला रहे हैं। होता नहीं है ऐसा, लेकिन लगता है, तो वो छोड़ नहीं पाते फिर। अच्छा सर, फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया तो इतने बड़े नेताओं के साथ मेरा नजदीकी हो गई। हेमवती नंदन बहुगुणा तो इस देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य नेता थे, उनसे मैं बहुत नजदीक था, बहुत सीखा उनसे। गुरु मेरी राजनीतिक असली वही विनोद बर्थवाल बड़े भाई थे और राजनीति में लाने वाले थे, लेकिन राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हुई, इट वॉज एच.एन. बहुगुणा। एच.एन. बहुगुणा जी से जो संस्कार मिले सेकुलरिज्म के, सेवा के, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाओ, संघर्ष का, तो वो कभी ना हार मानने वाला जो एक जीवट बहुगुणा जी के अंदर था, वो सब हमने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर आ गया। उसके बाद मुलायम सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के तो थे, वो देश के बहुत बड़े नेता। फिर मैं कांग्रेस में आया, जब राज्य बना तो कांग्रेस में आया। कांग्रेस में कुछ दिन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, बाद में वो बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मुझे बाहर कर दिया गया। फिर मैं चुनाव लड़ा था क्योंकि इंडिपेंडेंट, और शरद पवार जी ने मुझे थाम लिया। शरद पवार जी की पार्टी का मैं राज्य में 7 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, बहुत मेहनत की, बहुत पार्टी बनाई, लेकिन 2008 में फिर वापस मैं कांग्रेस में आया। आर.के. धवन साहब ने कहा भाई अपनी एनर्जी वो मत करो, नष्ट मत करो, और मुझे कांग्रेस में वापस ले आए। तब से मैं कांग्रेस में। तो सर, राजनीति का वो पहला दिन और आज इस लंबे सफर में आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? देखिए, सबसे बड़ा जो राजनीति में तो आदमी रोज विद्यार्थी है। हम सो जाए पूर्ण है, पूर्ण नहीं, वो तो किसी भी क्षेत्र में नहीं है, रोज सीखते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा एक तो विद्यार्थी बने रहो, सीखते रहो, और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाओ। राजनीति को अगर सेवा का माध्यम बनाओगे तो आप पावर में हो, आप ऑपोजिशन में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि राजनीति की जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में निराशा नाम का कोई चैप्टर नहीं है। निराशा नाम का कोई चैप्टर नहीं। वन डे
यू कैन बी ऑन टॉप और अगले दिन आप धरती पे। लेकिन निराशा का कोई चैप्टर नहीं है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो कभी हारने वाला जो चैप्टर है, वोटों से हार होती रहती है, पार्टी पावर में आती है, पार्टी अपोजिशन में चली जाती है, लेकिन मन के अंदर संकल्प होना चाहिए सेवा का। सेवा का संकल्प होगा तो कहीं भी रह करके सेवा कर सकते हो। राजनीति पावर क्यों आदमी लेना चाहता है? बंगला बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए, चकाचौंध के लिए, लाल बत्तियों के लिए? किस लिए? अगर आपका उद्देश्य लोगों की सेवा करना होगा तो आपको कभी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आप हारे या जीते। जीत करके हम और थोड़ा ताकत से लोगों की सेवा कर सकते हैं। कलम की ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है। एमएलए आदमी बनता है तो उस पर विधायक निधि होती है। 5 करोड़ रुपए का काम तो वो अपने विधायक निधि से करा सकता है, ईमानदारी से। ऐसे ही सांसद है और मंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम ओहदे, उससे आप, अगर आपका मिशन ये है कि आपने सेवा करनी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि देयर इज नो लेसन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आपको लगता है कि सभी सेवा कर रहे हैं? नहीं, सेवा आज तो धंधा हो गया है। ये तो धंधा हो गया राजनीति। हम तो आउटडेटेड हो गए, हम लगते नहीं है लेकिन हम आउटडेटेड हो गए। जो आज की राजनीति है वो सेवा है ही नहीं। कौन कर रहा है सेवा? रात को आप सोए तो कांग्रेसी और सुबह उठाए तो बीजेपी के गले में पटका बैठा हो। सिद्धांत कहाँ है? बताइए आप, सिद्धांत कहाँ है? कुछ सिद्धांत के लिए राजनीति कर रहा है? किसी भी पॉलिटिकल वर्कर से, किसी भी पॉलिटिकल जो ओहदेदार है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो पार्टी के पद में हो, उनसे आप एक सवाल करिए ना कि अपनी पार्टी के बताइए जरा, आपका क्या सिद्धांत है? किस लिए ये पार्टी फॉर्म हो रखी है? किस लिए आप इस पार्टी में है? कोई लेफ्टिस्ट है या कोई कांग्रेस में है या कोई राइटिस्ट है, बीजेपी में है, किसी भी पार्टी में है, वो क्यों उस पार्टी में है? तो पहले तो यही बताएगा ना आदमी। अब पार्टी में इसलिए कि भाई पावर में आ सकती है, पार्टी में इसलिए कि आज पावर में है। सही बात है। तो अगर केवल पावर के लिए पीछे भागना है तो रात को वही मैंने बताया आपको, सोएगा कांग्रेसी, सुबह पटका बीजेपी का, या सोएगा कांग्रेसी, सुबह, मतलब आज के समय में तो ऐसा ही दिखता है कि तो अधिकतर लोग जो उसका हैं वो सिर्फ पावर के मैंने लिए। आपको क्यों कहा कि मैं आउटडेटेड फील करता हूं कई बार? इसलिए फील करते हैं कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। भाई पार्टी बदलो भी तो किसी सिद्धांत के लिए तो बदलो कि मैं इस बात से असहमत हूं। अब इसलिए बदलो कि सीबीआई का रेड हो गया, ईडी का रेड हो गया, इनकम टैक्स का रेड हो गया, या इसलिए बदलो कि मुझे विधायक का टिकट मिल जाएगा, सांसद का टिकट मिल जाएगा, या विधायक और सांसद हो तो इसलिए बदलो कि पावर में आ जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। तो फिर आपका जो मोटो है वो क्या है? मोटिव आपका फिर सेवा तो है नहीं, पावर है। और पावर किस लिए होती है वो आप देख ही रहे हैं देश के अंदर जो राजनीति इस समय है। अच्छा सर, आपने बोला कि आजकल किसी का भरोसा नहीं है कि रात को जो है वो किसी पार्टी का नाम लेके सोया है और सुबह किसी और पार्टी के नाम से आ जाए। लेकिन अगर आप ही का अगर टाइम देखते हैं तो 3-4 पार्टियों का नाम आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। सुना, मैंने आपको खुद ही बताया, कोई बताता है क्या? भाई मैंने जो राजनीति शुरू करी हेमवती नंदन भगोड़ा जी के साथ शुरू करी, और वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी, और यूथ फॉर डेमोक्रेसी नाम का संगठन नौजवानों का था, उसमें मैं सबसे पहले एनरोल हुआ। भगोड़ा जी ने पार्टी मर्ज कर दी 84 के चुनाव से पहले लोकदल में। हम लोकदल ही हो गए। बिल्कुल। तो मैं युवा लोकदल का शहर अध्यक्ष हो गया, फिर गढ़वाल मंडल का युवा लोकदल का अध्यक्ष हो गया। भगोड़ा जी की डेथ हुई। दैट टाइम जनता दल वॉज इन मेकिंग, जनता दल बन रहा था। भगोड़ा जी की डेथ जिस समय हुई, मुलायम सिंह जी की से हमारी निकटता हुई भगोड़ा जी की वजह से, क्योंकि भगोड़ा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जब मुलायम सिंह जी, जैसे ही भगोड़ा जी की डेथ हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग हमारे साथ आओ। तो हमने जितना हमारा ब्लॉक था पूरा भगोड़ा जी का, गढ़वाल का, भगोड़ा जी के परिवार को छोड़ के, भगोड़ा जी का परिवार उस समय चला गया कांग्रेस में। कमला भगोड़ा जी, विजय भाई, शेखर भाई, रीता बहन, ये सब चले गए कांग्रेस में कल्पनाथ राय के साथ। हम लोगों ने भगोड़ा जी की पार्टी को जिंदा रखा, लोकदल बा को, और 19 सितंबर 1989 में देहरादून में एक बहुत बड़ा आयोजन किया। जनता दल बन रहा था और मुलायम सिंह जी उसके प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे,
उनको हमने देहरादून बुलाया, और जो भोगना जी का वो ब्लॉक था उसको मर्ज कर दिया जनता दल में, तो हम जनता दल ही वाले हुए। लेकिन वो जो उसकी पूरी विचारधारा थी, चाहे डीएसपी रही हो, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, चाहे लोकदल रहा हो, फिर चाहे जनता दल रहा हो, ये सब एक सेकुलर स्ट्रीम के लोग थे, और एक जैसे वो किसानी वाले लोग, मेहनतकश मजदूर संगठनों के, ये विचारधारा की एक पार्टियां थी। तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ऐसे हम आए, ऐसे नहीं आए कि ये छोड़ करके भोगना जी को छोड़ के मुलायम सिंह के साथ आ गए, मुलायम सिंह को छोड़ के फलाने के साथ आ गए। वो एक आध बारी हुआ, वो भी क्यों हुआ वो बताता हूं। तो जनता दल में आ गए, जनता दल डिवाइड हो गया 91 में, समाजवादी जनता पार्टी और वीपी सिंह की पार्टी, चंद्रशेखर जी की और वीपी सिंह की। मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर के साथ आ गए, तो हम उस ब्लॉक में आ गए, समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी जनता पार्टी में मतभेद हुए। मतभेद क्यों हुए, अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं आपके पॉडकास्ट में, जो बहुत कम लोगों को पता होगी। ऐतिहासिक बात है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की, जिसको गाली पड़ती है उत्तराखंड में, उस पार्टी का जन्म उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ। उस पार्टी का राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य। समाजवादी जनता पार्टी, यहां पर हमारा बेस तो पूरे, क्योंकि मंदिर आंदोलन में बहुत नुकसान हुआ सोशलिस्टों का और सेकुलर फोर्सेस का। तो उस जमाने में जब 91 में कल्याण सिंह पूरे उरूज में आ गए, क्लाइमैक्स में, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बन गई यूपी में, तो उस समय मुलायम सिंह जी थे समाजवादी जनता पार्टी में, और उनके पास थे एमएलए केवल 32। तो विचार हुआ कि भाई कैसे उत्तराखंड में पहाड़ों में पार्टी को जीवित किया जाए। यहाँ तो राम मंदिर के आंदोलन का बड़ा असर था, आरक्षण के आंदोलन का भी बहुत असर था, एंटी असर। तो कैसे पार्टी बनाए, तो ये हुआ कि उत्तराखंड के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनके मुद्दों को हमको पकड़ना चाहिए, और वो मुद्दा पकड़ा विनोद बड़थाल जी ने और हमने, कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए मुलायम सिंह जी मदद करें। उस मदद के लिए मुलायम सिंह जी को बुलाया गया, एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि अगर यूपी में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे भविष्य में, तो हम एक संकल्प पारित करेंगे उत्तराखंड राज्य बनाने का, और अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य बनाएंगे। उस समय काल्पनिक लग रहा था, इट वॉज इमेजिनरी थिंग, लेकिन हमने प्रस्ताव कर दिया। उसी के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आए टिहरी। उनसे प्रेस के लोगों ने पूछा कि भाई आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह ने घोषणा करी है कि अगर यूपी में सरकार बनेगी तो वो प्रस्ताव पारित करेंगे, और दिल्ली में सरकार बनेगी तो राज्य बनाएंगे। तो चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया कि छोटे राज्य देश के हित में नहीं। इसी मामले में मतभेद हो गया। मुलायम सिंह जी 2 महीने बाद जब देहरादून आए, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने हमसे पूछा, तो वो इस बात को इतनी गंभीरता से पार्टी ने लिया, मुलायम सिंह जी ने लिया, कि उन्होंने पार्टी ही विभाजित कर दी। समाजवादी जनता पार्टी का विभाजन हो गया देहरादून में, सर्किट हाउस में ये निर्णय हुआ। 4 लोग थे हम, मुलायम सिंह जी थे, रामचरण दास थे, विनोद बड़थवाल थे और मैं था। वहां पे निर्णय हुआ, और निर्णय होने के 3 दिन बाद लखनऊ में मीटिंग हुई विधानमंडल की। 32 में से 31 विधायक मुलायम सिंह जी के साथ आ गए। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुलायम सिंह के साथ आ गए। नई पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी बनने का कारण क्या रहा? उत्तराखंड सुनने में और जो देखने में आता है वो तो यही है कि सपा वो पार्टी है कि जो उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारी जितने रहे उनके साथ वो होने वाली बर्बरता, गोली, वो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। रियल स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुई, जहाँ मैंने आपको बताया। नहीं, रियल तो आपने बता दी, अभी नहीं, उसके आगे सोचिए ना कि अगर उसके आगे की बताता हूँ ना, तो उनको उसके आगे की कहानी बताता हूँ। मैंने तो शुरुआत जानबूझ के इसलिए करी कि आपको सवाल करने का मौका मिले। वो शुरुआत हुई, और शुरुआत के बाद आप देखिए कि 6 दिसंबर 1992 आया। ये घटना जो मैंने आपको बताई पार्टी बनने की, 4-5 नवंबर 1992, 4-5 नवंबर 1992 पार्टी बन गई। बेगम हजरत महल पार्क में नई पार्टी बन गई। मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, मैं यूथ का महामंत्री बना ऑल इंडिया का, विनोद बड़थवाल जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी के, और हमने यहाँ समाजवादी पार्टी का शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद
शहीद हो गए। बाबरी मस्जिद शहीद होने का ये असर हुआ कि यूपी में जो सरकार थी कल्याण सिंह जी की, उसको बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर राष्ट्रपति शासन हो गया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर हो गए। अब पार्टी ने अपना जो समाजवादी पार्टी बनी, मुलायम सिंह जी ने पावर में आने के लिए उत्तर प्रदेश में हाथ पांव मारने शुरू किए और सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि काशीराम जी से गठबंधन कर लिया। काशीराम और मुलायम सिंह जी ने गठबंधन किया तो सपा बसपा बनी। 17 मार्च 1993 को देहरादून में फिर हमने एक रैली करी और उसमें मुलायम सिंह जी ने हमको एक क्रांति रथ दिया कि आप पूरे उत्तराखंड में प्रचार करो, पहाड़ों में उत्तराखंड का, और कुछ मत करो। और विनोद बर्थवाल, हम, मंत्री प्रसाद नथानी आप जानते होंगे पूर्व मंत्री हमारे, बर्फियालाल ज्वाठा वो भी पूर्व मंत्री उत्तरकाशी के, बलबीर सिंह नेगी जी अभी डेथ हो गई, एमएलए थे हमारे घनसाली के, हमारे सारे साथी, हम पूरे पहाड़ में घूमे रथ लेकर के, उत्तराखंड का उद्घोष किया। और 1993 में ही अगस्त के महीने देहरादून में राम तीर्थ आश्रम है ओल्ड मसूरी रोड में, उसमें हमने राष्ट्रीय कैंप किया यूथ के प्रशिक्षण का, अगस्त 1993। और दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए मध्यावधि, और उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई कौन सी? सपा बसपा। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। 4 दिसंबर 1993 को चीफ मिनिस्टर बने और 4-5 जनवरी 1994 को दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने मुद्दा उठा दिया। हमने कहा आपने वादा किया था यूपी में बनेंगे तो राज्य का संकल्प पारित करेंगे, अब बन गए आप। उसी दिन 5 जनवरी 1994 को कोपरनिकस मार्ग दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय कार्यालय था, वहां पर विनोद बर्थवाल कमेटी, पार्टी की कमेटी, और रमाशंकर कौशिक कमेटी, सरकार की कमेटी, 2 कमेटियां मुलायम सिंह जी ने फॉर्म कर दी फॉर द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अब इन दोनों कमेटी ने काम शुरू किया। विनोद बर्थवाल कमेटी पार्टी की कमेटी थी, मंत्री की कमेटी तो मंत्री जी बिजी बहुत थे। विनोद बर्थवाल जी ने जनवरी से अप्रैल तक पूरे प्रदेश में घूम करके सारे प्रस्ताव, सारे सुझाव एकत्रित करके रिपोर्ट तैयार करी और अप्रैल 24 1994 को लखनऊ में मुलायम सिंह जी को सौंप दी कि उत्तराखंड राज्य इस तरह से बनेगा। मुलायम सिंह जी ने तत्काल उनकी रिपोर्ट पे एक्ट करते हुए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और जो मैं बातें कह रहा हूं ना ये हिस्टोरिकल है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कहीं से मैं कोई गलत बात कहूंगा तो आपको पता लग जाएगा। विश्वनाथ आनंद, सीनियर IAS 1964 बैच, he was appointed as the first additional chief secretary of उत्तर प्रदेश and given charge of उत्तराखंड। और उनको केवल एक काम दिया गया कि आप उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करें, कैसा राज्य बनेगा, प्रशासनिक स्वरूप क्या होगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होंगी, राज्य में कहाँ राजधानी होगी, ये सारे काम देने के लिए उन्होंने विश्वनाथ आनंद जी को दे दिया और 400 करोड़ रुपए एडिशनल बजट दे दिया उत्तराखंड को। अब ये काम शुरू हुआ। यहाँ पर 24 जुलाई 1994 को मुलायम सिंह का ऐतिहासिक स्वागत हुआ देहरादून के FRI के सभागार में, और ये सारे लोग जो आंदोलन में शामिल थे इसमें से मैक्सिमम लोग मुलायम सिंह के स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन मीनवाइल एक जियो उत्तर प्रदेश में जारी हुआ जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए आरक्षण, मंडल कमीशन की सिफारिश में पिछड़े वर्ग के लिए, वो लागू हो गया। उसका असर ये हुआ कि पूरे यूपी में तो स्वागत हुआ, लेकिन उत्तराखंड में आंदोलन शुरू हो गया, वही जो 90 में हुआ था VP सिंह के जमाने में। तो यहाँ आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसी बीच जब मुलायम सिंह 24 जुलाई यहाँ आए तो छात्रों का एक डेलीगेशन मुलायम सिंह जी से मिलने सर्किट हाउस आया। उसमें मुलायम सिंह जी ने कहा कि देखो, आरक्षण, मेरी सरकार आरक्षण की वजह से बनी है, आपके तो पूरे उत्तराखंड से मुझे एक MLA मिला बर्फियालाल ज्वाठा, 19 में से एक, सरकार तो मेरी वहां बनी है, उन लोगों का जो मैंने वादा किया था वो तो मुझे पूरा करना है, लेकिन उत्तराखंड के लिए मैं चाहता हूं कि राज्य बने, तो वो प्रस्ताव कर रहा हूं। राज्य में नहीं बना सकता क्योंकि केंद्र बनाएगा, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है, मैं तो वादा किया था कि अगर केंद्र में भी आएंगे तो हम राज्य बना देंगे।
लेकिन मैं प्रस्ताव बना रहा हूं और साथ में उत्तराखंड के लोगों को 2% नौकरियों में आरक्षण उत्तर प्रदेश में देता हूं। और बहुत सारी उन्होंने प्रपोजल रखे, लेकिन इस बीच उस आंदोलन में जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ उसमें आरएसएस घुस गई और तय हो गया कि मुलायम सिंह से बात ही नहीं करनी। और उसके बाद एक आंदोलन यहाँ पे परिसीमन के खिलाफ चल रहा था, यूकेडी का, परिसीमन पंचायतों का, पौड़ी में हड़ताल चल रही थी। उस हड़ताल में जो बुजुर्ग लोग बैठे थे, 7 लोग बैठे थे, सारे 70+ थे, बीमार हो गए। उनको उठाने के लिए पुलिस गई, वहां पे पुलिस और स्थानीय पब्लिक का टकराव हो गया, एक फायर ब्रिगेड का सिपाही मर गया, उसकी वजह से वहां लाठीचार्ज हो गया और वो आंदोलन पूरा स्प्रेड हो गया। तब तक आंदोलन पूरी तरह से केवल आरक्षण के खिलाफ था, उत्तराखंड का कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही अगले दिन पूरे स्टेट में हुआ तो जो फोर्सेस, एंटी मुलायम सिंह फोर्सेस थी, आरएसएस था, ये सारा घुस गया आंदोलन में और एक मंत्र दे दिया गया कि भाई आपको बात नहीं करनी मुलायम सिंह से। उसके बाद कई कोशिश हुई मुलायम सिंह की बात करने की, बातें नहीं हुई। खटीमा हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण। 1 सितंबर को 94, 2 सितंबर को मसूरी हो गया। उसके बाद ये बढ़ते 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 मुजफ्फरनगर कांड जैसा बहुत घृणित और जघन्य अपराध हो गया। तो ये सारी जो घटनाएं हुई उसमें जो यश मिलना था वो अपयश मिल गया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये तो विशेष 6 विषय ईश्वर के हाथ है। मैं कोशिश कुछ कर रहा हूं। तो ये आंदोलन तो वैसे भी राज्य बनाने का था, राज्य बनाना नहीं था। आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था। नहीं, आरक्षण के आंदोलन में जो दुर्घटनाएं हुई उससे लोगों को लगा कि मुलायम सिंह क्रश कर रहा है, मुलायम सिंह हमको चैलेंज कर रहा है, हमारी अस्मिता को चैलेंज कर रहा है। तो वो धीरे धीरे आंदोलन में उत्तराखंड राज्य आ गया। वो 2 सितंबर की घटना के बाद हुआ सारा, जो बिल्कुल यूटर्न लिया आंदोलन ने और वो फिर उत्तराखंड का आंदोलन हो गया। आरक्षण परिसीमन सब पीछे चला गया। लेकिन जब आरक्षण उत्तराखंड बन गया, वो आरक्षण कर रहा हूं मैं, जब आंदोलन उत्तराखंड बन गया कि उत्तराखंड को बनाने को लेकर आंदोलन पूरी तरह से बन चुका था, तब तो मेरे को लगता नहीं कि उनको इस चीज को रोकना चाहिए था कहीं पे भी। नहीं, आप समझे नहीं, आरक्षण शुरू कैसे हुआ? शुरू तो चलो, आरक्षण अगर आपकी एक इच्छा है, आप चाहते हैं कि ये चीज ऐसी बने, ठीक है, आपके द्वारा बने, लेकिन अगर आपके द्वारा नहीं बन रही है और किसी कारणवश इस परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो मेरे द्वारा बन रही है, तो लेकिन वो किसी के द्वारा नहीं पूरी हो रही है, वो किसी के द्वारा नहीं बन रही थी। कोई नहीं चाह रहा था उत्तराखंड बने, पॉलिटिकल पार्टीज में बता रहा हूं आपको, कोई नहीं चाह रहा था। आंदोलन पब्लिक का था, स्वतः स्फूर्त था। लोगों को लगा कि हमारी अस्मिता, हमारे पहाड़ की पहचान, तो जो उत्तराखंडियत जो था वो जागी। लोग आहत भी हुए, लोगों की लाठी भी पड़ी, जेल भी गए, मौत भी हुई। तो वो सारे चीजें नेपथ्य में चली गई और जो उत्तराखंड राज्य का मुद्दा था वो ऊपर आ गया। अब उत्तराखंड राज्य के लिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे होने के बाद मुलायम सिंह जी ने फिर प्रस्ताव पारित करके भेज दिया दिल्ली, संकल्प प्रस्ताव। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं। यू कैन चेक द रिकॉर्ड ऑफ द असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन वो जो भी गोलीकांड हुए, जितने भी इन आंदोलनों में जो जो चीजें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो, अरे भाई, सरकार जिसकी होगी उसी पे तो आरोप लगेगा। तो उनकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता। नहीं, मर्जी नहीं। कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी कहता है मेरे यहाँ गोली चलाओ। अभी मोदी जी ने थोड़ी कहा कि इनको पीटो लड़कों को। हम कह रहे हैं ना, पूरे देश में केंद्र सरकार की मुर्दाबाद कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकता ना कि गोली किसी को लाठी मारो। सरकार ने करा उनकी, अमित शाह होम मिनिस्टर है देश के, तो आरोप तो उनके ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? देखिए, उन्हीं के ऊपर आएगा बिल्कुल। तो इसलिए मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उत्तराखंड राज्य के जो इशू था उसके लीडर बन गए थे। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा था। आरएसएस ने सोचा भाई उत्तर प्रदेश में तो आरक्षण में इन्होंने बाजी मार ली और पहाड़ों के लोगों को इन्होंने उत्तराखंड दे रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या? यूपी जैसा बड़ा स्टेट, तो उन्होंने फिल्टर किया उसमें और उत्तराखंड के इशू को उन्होंने पूरे देश में बुनाया। उत्तराखंड का आदमी तो हर जगह है ना, बिल्कुल। अजीत डोभाल से लेकर के सीडीएस विपिन रावत से लेकर के देश के पत्रकारों से लेकर के देश के तमाम साहित्य जगत में, पत्रकारिता में और विद्युता में उत्तराखंड के लोग तो सब सेना में, हर जगह है।
तो वो इशू बीजेपी ने केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखा। उत्तराखंडियों पर अत्याचार हो गया, मुलायम सिंह ने अन्याय कर दिया, ये उन्होंने पूरा आउट ऑफ स्पेक्ट्रम पूरा देश में फैला दिया। तो उससे नुकसान हुआ मुलायम सिंह को, इमेज का हुआ। पॉलिटिकली तो आपको जो मालूम है, वो तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री भी बने, सब मंत्री बने, बेटा भी बना उनका मुख्यमंत्री। आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, तीसरे नंबर की पार्लियामेंट के अंदर, वो बात नहीं है। लेकिन राज्य में, उत्तराखंड में जो उनको यश मिलना चाहिए था, वो यश की जगह पे यश मिल गया। नहीं, देखिए करना चाह रहे थे भला। एक चीज है ना कि अगर कभी हो सकता है कि किसी एक दिन का लाठीचार्ज जो है वो किसी लीडर के परमिशन से ना हो, लेकिन जो लाठीचार्ज या गोलीकांड, जो चीज़ें डे बाय डे लगातार होती जा रही हैं, कभी एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, राज्य एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि उस समय तक मुख्यमंत्री को जो है इन चीज़ों के बारे में मालूम ना चला हो और नीचे ही नीचे जो है सारा काम हो रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया, मैं तो क्योंकि पूरे आंदोलन का साक्षी हूँ, और कई लोग कहते हैं कि आपने उस समय समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। हमने ईमानदारी से इसलिए नहीं छोड़ी कि वहां रह करके, एक तो उत्तराखंड की बात हम कर ही रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मैं था, मेरे हाथ से ड्राफ्ट हुई रिपोर्ट। एक आदमी जो राज्य बनाने के लिए 2-2 कमेटी बना रहा है, 400 करोड़ रुपए देकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना रहा है, और उस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद प्रस्ताव पारित करके संकल्प प्रस्ताव केंद्र को भेज रहा है, तो उनके पार्ट में वो एट्रोसिटीज और ये सारी बातें, ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। उनको हमने कभी प्रेस थोड़ी किया। मुजफ्फरनगर कांड को कोई प्रेस थोड़ी कर सकता है, खटीमा को कोई प्रेस थोड़ी कर सकता है, मसूरी को कोई प्रेस थोड़ी कर सकता है। मेरे घर में आक्रमण हुआ, मेरे अपने घर में, मैं अपने आप बताता हूँ साहब, मैं छुपाता थोड़ी हूँ कुछ। मेरे घर में भीड़ चली गई कर्फ्यू में। जब 2 अक्टूबर को घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण मुजफ्फरनगर में, उसका रिएक्शन हुआ, तो देहरादून के लोगों को और पहाड़ के लोगों को मुलायम सिंह कहाँ मिलते हैं, तो सब हमारे पे चढ़ गए, तो हमें ही देख रहे थे, ये क्यों है समाजवादी पार्टी में। तो गुस्से में लोग कर्फ्यू में, और 144 तोड़ के, कर्फ्यू तोड़ के, वो लोग इंस्टिगेटेड थे। ये हमारे ही लोग हैं, कोई जो नाराज हमसे हुए कोई और थोड़ी, हमारे ही तो लोग थे वो। लेकिन उनमें से कई ऐसे लोग थे जो प्रेजुडिस थे, जिन्होंने नौजवानों को मिस इन्फॉर्म करके और दिग्भ्रमित करके हमारे घरों की तरफ भेज दिया। तो बड़थाल जी का घर भी बहुत दूर था रायपुर में, मेरा घर बिल्कुल शहर के बीच में था, बिल्कुल सेंटर। मेरे घर पे आक्रमण हो गया, चारों तरफ से घेर लिया, घर के अंदर हूं मैं, और Y+ सुरक्षा मेरे पास। पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के बाद नंबर 2 सुरक्षा मेरे पास थी। अब मेरे पास जब घर में सुरक्षा होगी, 8-8 मेरे पास पर्सनल सिक्योरिटी अफसर होंगे, तो घर को बचाने के लिए जो पुलिस लगी है, या मेरी सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगी है, उन्होंने एक्शन किया। जब भीड़ ने पथराव किया, तमाम चीजें हुई, उसमें दुर्भाग्य हुआ, एक नौजवान की मौत हो गई, 2 लोगों के छर्रे लग गए, गोली लग गई। अब जब वो सारा प्रकरण हुआ, तो उसके तत्काल बाद कलेक्टर, कप्तान सब मेरे घर में आए, सबको पुलिस ने बताया कि ये स्थिति हुई, मुकदमा लिखा गया हमारी तरफ से। और उसके बाद 3-4-5 घंटे बाद वही लोग जो क्योंकि राजनीति में तो मौका चाहिए, अवसर चाहिए, कोई क्यों छोड़ेगा, हर एक आदमी तो राजनीति में संत है नहीं, अवसर के तलाश में। हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया, क्रॉस रिपोर्ट, और क्रॉस रिपोर्ट में लिखवा दिया कि मैंने अपनी बंदूक से गोली चलाई, मैंने मारा। तो जांच हुई, पुलिस जांच में आया कि भाई इनका तो हथियार ही नहीं चला, फॉरेंसिक, बैलिस्टिक सारा जांच हुई, FIR लग गई। FIR लगने के बाद एक अपील हुई हाई कोर्ट इलाहाबाद में, PIL, और उसमें आदेश हुआ कि जितने उत्तराखंड के पुलिस एट्रोसिटीज के मामले हैं, दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द CBI। तो पुलिस एट्रोसिटीज में ही आया, हमारा पुलिस फायरिंग थी, बिल्कुल, तो वो भी कवर कर लिया उसमें, वो केस भी कवर हो गया। अब सारी जांच हुई, 1.5 साल की जांच के बाद CBI ने भी वही रिपोर्ट दी जो पुलिस ने दी, एक उसमें ऐड कर दिया, पूछ लगा दी कि गोली चलाने का आदेश सूर्यकांत धस्माना ने दिया। अब कोई किसी से पूछे तो क्या आपने दिया था आदेश? पहली बात तो यह है कि मैं आदेश देने वाला कौन हूं? आपकी सुरक्षा में आपके
तो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में है तो वो क्या देगा, राहुल गांधी गोली मार दो। नहीं, लेकिन अगर कहीं खतरा लगे, अरे अखिलेश क्या देंगे कि वो खतरा लगे तो ही हैज टू डिसाइड, मेरे बाहर गनर है तो गोली मार देगा किसी को, मैं कहूंगा किसी को मार दे भाई गोली, नहीं, ही हैज टू असेस। ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है कि कब फोर्स यूज करेगा, कितनी फोर्स यूज करेगा, किसके कहने पे यूज करेगा। सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट हु इज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, मेरा कहना थोड़ी मारेगा। ऐसे तो सारे देश के अंदर इतने नेताओं के पास सुरक्षा है, कोई सुरक्षा कर्मी से किसी को मरवा दे। तो सीबीआई ऐसा कैसे लिख देगी कि फिर कि आपके आदेश पे हुआ? सीबीआई ने एक मेरे सुरक्षा कर्मी को पुलिस अप्रूवर बनाया, गवाह बनाया, और उसे कहा कि साहब हमें तो आदेश सूर्यकांत धस्माना ने दिया। और ये सवाल मैंने किया सीबीआई के अफसर से, सीनियर अफसर से, मैंने कहा आपने क्या किया है, आपने पुलिस रेगुलेशन एक्ट नहीं पढ़ा? कहता है पढ़ा है साहब, पुतले जल रहे हैं हमारे, सीबीआई मुर्दाबाद हो रहा है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना था। एफआईआर में क्या आरोप है? एफआईआर में आरोप है कि सूर्यकांत धस्माना ने अपनी बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जिसमें मेरा भतीजा फलाना मर गया, ये घायल हो गया। और फाइंडिंग क्या है? पुलिस की फाइंडिंग ये है कि भाई कोई हुआ ही नहीं, कुछ इन्होंने कुछ करा ही नहीं, पुलिस ने फायरिंग करी, जो पुलिस की रिपोर्ट है। और सीबीआई की रिपोर्ट भी वही है जो पुलिस की है, पुलिस ने गोली चलाई, फला फला सिपाही की इतनी गोली, इतनी गोली, और जोड़ दिया ये चार्जशीट में शामिल करने के लिए सेक्शन 34 में कि इनके आदेश पे चलाई। और जब अदालत में ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में जिस सिपाही ने पूरी गवाही दी थी उसने वही गवाही दी और बाद में बोला कि साहब मुझे तो सीबीआई के लोगों ने बोला था कि ऐसा बोलो। उसने कहा आपने नहीं देखा? जज ने बोला। उसका नहीं सर, आपने नहीं सुना? नहीं साहब मैंने कहा सुना, धस्माना जो थे नहीं वहां पे। और उसी बिंदु पर मैं बरी हुआ, पुलिस वालों को सजा हुई। वो सजा भी इसलिए हुई कि उन्होंने बाद में किसी के बहकावे में आकर के अपने वकील साहब के ये कह दिया कि साहब हमें गोली नहीं चलाई। तो वो बाद में गोलियां जितनी चली थी वो सब प्रूफ हुई बैलिस्टिक और उसमें एक्सपर्ट में। मेरे खिलाफ जो बोला गया था, जिस सिपाही ने बोला था, और मजेदार बात, अजीत रावत आंदोलनकारी, धनंजय खंडूरी, रविंद्र रावत, ये चश्मदीद गवाह थे और आंदोलनकारी थे। कचहरी में खड़े होकर ऑन ओथ इन्होंने कहा भाई सूर्यकांत धस्माना ने ना गोली चलाई, ना हमने इनको देखा, ना इनके हाथ में कोई हथियार था। ये तो गवाह थे। और जो पुलिस वाला जिसको पुलिस ने सीबीआई ने तोड़ करके बनाया था, उसने सारा बयान बोलने के बाद बोला साहब मुझे तो कोई सीबीआई ने बोला था ये बोलने के लिए तो हम बरी हो गए। लेकिन बरी अदालत से हुए, अपना मुकदमा विड्रॉ नहीं करवाया। मैंने बहुत नेता देखे होंगे आपने, देश के बड़े नेता, छोटे मोटे नहीं, कई जगहों पे हुआ, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में अपने मुकदमे अपने आप वापस करवा लिए। मैं भी करवा सकता था, मैं विजय बहुगुणा के बहुत नजदीक था, उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष था, उनका गुरु भाई भी था। बहुगुणा जी हमारे, उनके पिता हमारे गुरु थे और विजय बहुगुणा हमारे भाई थे, गुरु भाई। मैं कहता है सबके मुकदमे वापस हो गए, मेरा भी करवा दो। तो असली केस तो वापस हो ही गया था, तो क्रॉस केस भी वापस हो जाता। तिवारी जी मेरे बहुत नजदीक थे, एनडी तिवारी, जिनके जमाने में सारे आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस हुए। तो जब सारे हो रहे थे और मेरा वाला मेन केस भी विड्रॉ हो रहा था, उस समय मैं कहता जब मेन केस विड्रॉ हो रहा है तो ऑफ शूट कैसे रहेगा? वो तो रिएक्शन में था, सेकंड एफआईआर, तो वो भी वापस हो जाता। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं कोर्ट से ही बरी होकर आऊंगा। 18 साल मुकदमा, पूरे जीवन का जो मेरा सबसे स्वर्णिम काल था राजनीति का, वो मैंने अदालत में खड़े होकर के, तभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हारना जीतना है तो बहुत छोटी बात है। जीवन का इतना बड़ा संघर्ष, कभी आपने मुझे टीवी के स्क्रीन में रोते हुए नहीं देखा होगा। बहुत नेता देखे होंगे आपने, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे परेशान हो जाते हैं बेचारे। मैं कभी अपने समर्थन में किसी का झलूस लेके नहीं गया कि धस्माना के साथ अन्याय मत करो। तो सर पूरी अदालत में अकेले खड़े होके 506 पेशियां मैंने अदालत में खड़े होकर के अटेंड करी। लेकिन केवल
अपने निर्दोष होने का और ईश्वर का, इन दो का भरोसा और बड़ों का आशीर्वाद। सर, आप बरी होके तो आप आ गए, लेकिन जितने भी चुनाव आपने अभी तक लड़े हैं, किसी कारणवश उसमें जो है सफलता नहीं मिली है, तो आपको लगता है कि ये गोलीकांड जो है ये उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह बनता है? इतनी सी वजह भी नहीं है। मेरी जैसी परिस्थितियों में जितने पहलवान ने चुनाव लड़के देख ले, पूरे उत्तराखंड में सूर्यकांत धस्माना को फांसी दो नारे लग रहे हों, ये दिखाना जरूर जो मैं बोल रहा हूं, ये नारे लग रहे हो कि सूर्यकांत धस्माना को फांसी दो, सूर्यकांत धस्माना को गिरफ्तार करो, और उन नारों के बीच में मैं चुनाव लड़ जाऊं, कांग्रेस भी लड़ जाए, मैं इंडिपेंडेंट लड़ जाऊं, बीजेपी भी लड़ रही हो, 7 इंडिपेंडेंट और लड़ रहे हो, मुकाबला सूर्यकांत धस्माना और बीजेपी में हो, बेशक मैं हार के दूसरी जगह पे आया, दूसरे नंबर पे 1997 में मैंने चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पे आया, बाकी सबकी जमानत जब्त हुई, कांग्रेस समेत। ठीक, फिर 2002 में मेरा टिकट काट दिया कांग्रेस ने। जिन्होंने भी कटवाया, जैसे भी कटा, राजनीति में चलता रहता है, ये तो होता ही है। फिर हम चुनाव लड़े, फिर ट्रायंगुलर फाइट में बिल्कुल मुकाबले में, फिर 2007 में मैं प्रेसिडेंट था एनसीपी का, मैं लैंसडाउन पहुंच गया चुनाव लड़ने। जन्म यहाँ हुआ, पढ़ा लिखा यहाँ, पूरी जीवन में डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट से लेके यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से लेके सारी सियासत यहाँ करी, वहां भी मेरा जन्म स्थान है, लेकिन मैं चला गया लैंसडाउन लड़ने, वहां भी मैं ट्रायंगुलर फाइट में रहा। उसके बाद 2013 में मैं चुनाव लड़ा मेयर का। बिल्कुल, मेयर का जब चुनाव लड़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप कह रहे हैं इस बात का कितना असर रहता है। उस चुनाव में दिनेश अग्रवाल जी हमारे पार्टी के मिनिस्टर थे, कांग्रेस के, उनके साथ पूरी वो टीम जो मुझे चुनाव हराना चाहती थी, ओपनली, एक तो होता है कि छुप के मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे, रजनी रावत को। मैं 20,000 वोट से चुनाव हार गया 2013। मोदी की लहर शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल, मोदी वॉज इन प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, ठीक। बिल्कुल, और मेरी पार्टी में मेरे पार्टी के मिनिस्टर और सारे जो मेरे खिलाफ थे, वो पार्टी के अंदर ही मेरे खिलाफ काम कर रहे थे, ओपनली काम कर रहे थे। वो पार्टी में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम ले लिया, फिर पूछ लेना आप वहां के लोगों से भी। मैं 20,000 वोट से चुनाव हारा विनोद चमोली जी से। उसके बाद आया 2017 में तो मैं क्या हारा, 2 जगह से हरीश रावत जी हार गए। हारे कि नहीं हारे? बिल्कुल, नप्रभा जी हारे कि नहीं हारे? आर्यन शर्मा हारे कि नहीं हारे? इसी तरह पूरे देहरादून में सारे प्रीतम सिंह जी को छोड़ के सब हारे कि नहीं हारे? मिनिस्टर्स हारे कि नहीं हारे? हरीश रावत जी के कैबिनेट के कितने मंत्री जीते? तो मेरी वजह से हार गए, मैं भी हार गया। मोदी व्यक्ति साहब, एक मैं 22 में लड़ा, तो 22 में भी वही हुआ, हरीश रावत भी हारे, सूर्यकांत धस्माना भी हारे, नवप्रभात भी हारे, आर्यन शर्मा भी हारे, राजकुमार भी हारे, दिनेश अग्रवाल भी हारे। तो भाजपा का ये सुन ले, मतलब आरोप सही है कि गुटबाजी है कांग्रेस? नहीं, गुटबाजी नहीं, मैं तो हारने जीतने की बात कर रहा हूँ, उसमें गुटबाजी में अब आऊंगा। उसके बाद 2018 में एक चुनाव हुआ मेयर का, यही दिनेश अग्रवाल जो मेरे खिलाफ झंडा लेके खड़े हुए थे, ये मेयर का चुनाव लड़ गए। ये 3 बार के एमएलए थे और मिनिस्टर थे, मैं कुछ नहीं था कभी, आज तक मैंने एमएलए बना ना मिनिस्टर बना। ये 3 बार के विधायक और देहरादून के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति, ये 40,000 वोट से चुनाव हारे, तो इनके ऊपर कौन सा आरोप था? ये बात सही है। उसके बाद अभी जो मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें सौरभ तपलियाल जीते, उसमें हमारे बहुत कर्मठ साथी, बहुत हमारे प्रिय छोटे भाई वीरेंद्र पोखरियाल लड़े। उनका तो टैगलाइन ही ये था कि आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी। वो उस समय डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट पे थे जब आंदोलन हुआ था उत्तराखंड का, और बहुत उनकी सक्रिय भूमिका भी थी। पूरे पार्टी ने एकजुट होकर के उनका सपोर्ट किया।
पूरी पार्टी ने, वो 1,05,200 वोट से चुनाव हारे। कितना? 1,05,200। मैं कितने वोट से हारा था? 20,000। उत्तराखंड विरोधी, गोलीकांड, फलाना अलाना सब था मेरे टैग। क्या हुआ है? मतलब इस कंट्राडिक्शन क्यों है ये? भाई 17 में मैं हारा तो 2 जगह से हरीश रावत जी हारे, 22 में मैं हारा तो हरीश रावत जी भी हारे, नप्रभा जी भी हारे, दिनेश अग्रवाल जी भी हारे, कौन नहीं हारा? 50 लोग तो हमारी पार्टी के हारे ही भाई, 20 ही तो जीते हैं। और उसमें तो हमारे 59 हारे 17 में, मेरी वजह से हारे। जिस चुनाव में मैं कहीं नहीं हूं, पोस्टर में बैनर में भी नहीं हूं, वहां आप 1 लाख से ज्यादा वोटों से क्यों हार रहे हो? और अगर मैं हरा रहा हूं तो मेरी इतनी ताकत है क्या कि मैं हरा रहा हूं? तो ये केवल एक, क्योंकि मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते आप। पूरे शहर के अंदर, मैं डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट उस जमाने में था जब डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट की हैसियत एमएलए से ज्यादा होती थी। शहर में हम निकलते थे तो मैं बहुत विनम्र रहा, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन पूरा शहर खड़ा होकर इज्जत करता था। मेरे कुर्ते का रंग बदल गया जब मैं जुलूस निकला मेरा डीएवी कॉलेज में प्रेसिडेंट जब मैं जीता और जुलूस निकला तो इतनी मालाएं पड़ी, इतनी शाम तक जुलूस निकलता रहा पूरे शहर के अंदर, इतना स्वागत हुआ। पूरे शहर के अंदर कोई होटल वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई शोरूम वाला, कोई दुकानदार अगर आपको मिल जाए, कहता हुआ कि दसवाना जी ने हमारे यहाँ चाय पी और पैसे नहीं दिए, हमारे यहाँ खाना खाया पैसे नहीं दिए, हमारे यहाँ फलाने को ठहराया पैसे नहीं दिए, तो उसी दिन सियासत से त्याग। पूरे शहर में घूम लो आप, पूरे देहरादून में। तो फिर जब इतनी लोकप्रियता रही आपकी, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी चुनाव अभी तक? मैंने आपको परिस्थितियां बताई कि मैं किन परिस्थितियों में लड़ा भाई। देहरादून शहर में जहां मोदी जी भी उतर रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस समय अरुण जेटली जी भी आ रहे हैं, मतलब पूरा घेर करके चुनाव लड़ा। तो ऐसा लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो आशीर्वाद जनता का मेरे पास बहुत है। मैं अपने को नहीं कहता कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं, लेकिन इतना आशीर्वाद है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं लड़ा और खड़ा रहा मजबूती से। अच्छा सर, अब चुनाव का समय दोबारा से आ गया है जी। अब इस चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं? इस चुनाव में तो मैंने पार्टी को बोल दिया, पार्टी मुझे तय करे कि मुझे क्या करना है। मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा। मेरी तो देहरादून के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ सकता हूँ। मैं गढ़वाल की भी 2, 4, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं कहा जाए कि मैं अपने पहाड़ में अपने घर चले जाऊँ तो मैं लड़ सकता हूँ, जब मैं बिना पार्टी के लड़ा। पसंदीदा सीट? मेरी पसंदीदा देहरादून में तो मैंने आपको बताया जो रिजर्व सीट है, उसके अलावा कहीं भी आप मुझे आदेश करेंगे मैं जाकर के, पार्टी है ना, कांग्रेस लड़ाती है, जानते तो मुझे सभी हैं, 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो पार्टी ने चुनाव लड़ाना। पार्टी इस समय जो हालत है, इतनी पूरे प्रदेश के अंदर जनता त्राहिमाम कर रही है कि कांग्रेस का वर्कर खड़ा हो जाए बूथ पे तो कांग्रेस जीत जाएगी। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राहुल गांधी का रिस्पॉन्स अल्मोड़ा में पहुंच नहीं पाए, मोबाइल से फोन से एड्रेस किया, इतना लोगों में जोश उमंग, उसके बाद पौड़ी नहीं पहुंच पाए, पूर्व फौजी खड़े होकर के स्क्रीन में जब राहुल गांधी आ रहे थे तो खड़े होकर के नारे लगा रहे थे, पूर्व फौजी। देहरादून में इतनी, मतलब सरकार ने हमारा परेड ग्राउंड निरस्त कर दिया। दो दिन पहले हमें कहा कि आप रेंजर्स कॉलेज चले जाओ, इतनी बारिश उस दिन, एक दिन पहले हमारा एक कार्यकर्ता मर गया उस जगह पे, शहीद हो गया बेचारा मेहता जी। उसके बाद जिस प्रकार से पब्लिक टूटी है, नौजवान टूटा है आकर के, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लोगों को एड्रेस किया है, तो ये पूरा वातावरण है पूरे प्रदेश के अंदर। अगर बेईमानी नहीं करी, बेईमानी को हम चेक करने में अगर कामयाब हो गए तो कांग्रेस की सरकार 100% आएगी। और पार्टी को मैंने कह रखा है, मेरी तो जहां ड्यूटी लगाएंगे, आप कहोगे भाई ये काम करना है वही काम करेंगे। चुनाव लड़ना है, बहुत लड़ लिया यार पार्टी, लेकिन अगर आप ही से पूछे कि कौन सी सीट से लड़ना चाहें, वो मैं पार्टी को बता दूंगा। वो मैं, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत नहीं, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहना भी बहुत पार्टी के साथ विश्वासघात होता है।
किसी भी नेता को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आपका आधा कार्यकर्ता तो वैसे ही टूट जाएगा। वो पार्टियां जिनका कुछ आधार नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियां देखो आप बेचारी। यहाँ आपको क्या लगता है इस बार हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे? हम उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। वो लड़ना चाहेंगे तो पार्टी उनको लड़ा भी सकती है, और अगर पार्टी का मार्गदर्शन करने की वो ठानेंगे तो मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन वो हमारा पूंजी है, असेट है। हमारे भाई घर का बड़ा होता है, हमारे बड़े से नाराजगी भी होती है, मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और पार्टी के सबसे सीनियर उम्रदराज नेता हैं, उनका तजुर्बा तो काम ही आएगा, उनका मार्गदर्शन तो काम ही आएगा। वो इसी रूम में बैठकर ये बात बोल के जा चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, ये उनका निर्णय है और अल्टीमेट निर्णय पार्टी का है। पार्टी अगर वो कोई नहीं माना मैं नहीं लड़ना चाहता और पार्टी मुझे क्या लड़ना है, तब क्या होगा? तो मुझे तो पार्टी का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए हरीश रावत जी की इच्छा है कि वो ना लड़े, तो वो पार्टी उसको ऑनर करना चाहिए, उनकी उम्र देखकर, उनकी सीनियरिटी देख करके। लेकिन अगर पार्टी को कहीं ऐसा एहसास होता है कि हरीश रावत जी को लड़ा के कोई फायदा है, पार्टी के लिए लड़ना चाहिए, तो हरीश रावत जी तो पार्टी का आदेश हमेशा पालन करते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सर कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस तो इस राज्य की जनता को कैसे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निजात दिलाए, एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक सूत्र में काम करेंगे। और इस सूत्र को अगर हम सफल हो गए तो कांग्रेस में तो लीडर्स देखो ना आप मतलब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छात्रों को साला बोल रहा है, किस तरह की लैंग्वेज है? मतलब ये लैंग्वेज तो डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष भी कभी, हम डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, हमने कभी अपनी भाषा में किसी को गाली गलौच अभद्र भाषा इसका प्रयोग नहीं किया। और किया होगा तो कान पकड़ के माफी मांग ली होगी, गलती से अगर हो गया हो। कभी नहीं हुआ। आप मेरा कोई रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कभी हम किसी के लिए अपशब्द। और जनता तो हमारी बाप है भाई, जनता तो हमारी जनार्दन है। जनार्दन का मतलब क्या हुआ? हमारी मालिक है। आप जनता के किसी एक वर्ग को, छात्रों को, नौजवानों को, और वो नौजवान जिसने घुटनों पे बैठा दिया सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, और सबसे बड़ा जो इस पूरे जंतर मंतर आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर है कि पूरे देश में जो डर का माहौल था, लोग बोल नहीं पा रहे थे, लोग बात नहीं कर पा रहे थे, लोग डर रहे थे नारे लगाने में, वो सब खुल गया। और खोला किसने? 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के बच्चों ने। उनका आप स्टाइल देखो ना, हम तो मैं कह रहा हूं ना आउटडेटेड महसूस कर रहे हैं। उनका पोस्टर लिखने का तरीका, उनका जो उनके सिंबल्स हैं, जो उनके प्रतीक हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, एक सेल्फी वाले संदेश पर पूरे देश के अंदर लाखों लोगों ने सिखा दिया एक आदमी को कि भाई सेल्फी थोड़ा दूर से लेते हैं, नहीं तो नाक बहुत खराब आती है। ये बच्चे बता रहे हैं, वो जनरेशन है ये। उस जनरेशन ने एक ऐसा डेडलॉक तोड़ा है, जो डेडलॉक इस देश में 12 सालों से लोग, बड़े बड़े लोग दबाव में महसूस कर रहे थे। तो इस आंदोलन पे कांग्रेस ने जुड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया? कांग्रेस बहुत स्ट्रेटेजी राहुल गांधी की बहुत अच्छी थी। इस आंदोलन पर वो किसी तरह से ये आंच नहीं आने देना चाहते थे कि कांग्रेस द्वारा इंस्टिगेटेड आंदोलन है। कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर ही रही थी। जब वो ऐसा नहीं चाहते थे फिर वो लास्ट में क्यों जुड़ गए? नहीं, वो मैंने आपको बताया, वो इसलिए जुड़ गए जब लाठी मारोगे भाई, हम ठीक है, आप पत्रकार हैं, मैं नेता हूं, हमारा आपका इंटरव्यू वाला रिश्ता है, पत्रकारिता और नेता वाला रिश्ता है। लेकिन कल अगर सरकार आपके ऊपर हमला करने लगेगी तो मैं खुल करके आऊंगा, तब आपको कोई कांग्रेसी कहे तो कहता रहे। राहुल गांधी कब कूदे पार्लियामेंट में? सुबह जब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ था तो उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तो एक आदमी जिसकी संवेदनाएं होंगी तो वो तो बोलेगा। फिर उसके बाद जब वो बोले तो सरकार पे कोई जवाब नहीं था। पैलेट्स का जवाब कहां दे पा रहे? पैलेट गन चली, सरकार कहां मना कर पा रही है? किस प्रकार से बच्चियों के, छोटे छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनके गुप्तांगों पे डंडे मारने की कोशिश की गई, ये पूरा
देश देख रहा है नंगी आंखों से। लेकिन इस आंदोलन ने जो लेकिन दिशा दी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह के आदेश जो है वो लीडर्स तो नहीं देते हैं, क्योंकि वहां से अगर आदेश हुआ भी होगा तो यही हुआ होगा कि लाठी चार्ज करना है। भाई ये उसके बाद एक्शन लेने का किसका जिम्मा है? नहीं तो लेकिन इसके लिए इस तरह की जो भी चीजें हुई हैं, इसके लिए किसी एक पार्टी को क्या दोष दिया जा सकता है? सरकार, देखिए मैंने क्या कहा कि मुलायम सिंह जी के जमाने में जो हुआ उसका दोष किसको गया? मुलायम सिंह राजा को ही। वो तो जो आपने बात अल्टीमेटली बोली, मैं उसी पे ये बात बोल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली बर्डन किस पे लाया करेगा? क्योंकि देखो अभी तक तो मैं खुद से दोषी जो है सत्ता पक्ष को ही मानता हूँ। सत्ता जो जंतर मंतर पे हुआ है उसके लिए सत्ता पक्ष ही दोषी है। परिस्थितियां, लेकिन जो आपने मेरे को बताया कि इसमें जो लीडर्स जो बैठे हुए हैं वो इस तरह के आदेश नहीं देते हैं। नहीं तो मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि कभी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो, वो कभी स्वयं ये आदेश थोड़ी देंगे कि किसी की टांग तोड़ दो, किसी का हाथ तोड़ दो। भाई ठीक है, एक्शन के लिए बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बोलेंगे, या जगह खाली कराने के लिए बोलेंगे, कितनी सख्ती से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लेकिन देश में लोग ये समझ गए हैं। जब आप बोलोगे कि आप वेशभूषा देख करके दंगाइयों को पहचान सकते हैं, जब आप ये भाषा बोलोगे, जब आप इंगित करोगे और खुलेआम आप कब्रिस्तान और शमशान की बात करोगे, जब आप खुलेआम ये सिग्नल्स दोगे कि आप किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आप कहीं भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीवेयर, कहीं भी कर सकते हो। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी जी ने कोई देर नहीं की, उन्होंने बहुत वाइज स्टेप उठाया और सारे देश में आंदोलन चल रहा था, वो अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे थे। ये छात्र तो अभी जो जंतर मंतर में आए उससे पहले राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे थे। कोटा गए, देहरादून आए, अब इलाहाबाद जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, छात्रों की लगातार काफी समय से देश के अलग हिस्सों में घूम ही रहे हैं लगातार। जब उत्तराखंड की भाजपा सरकार में सबसे बड़ी नाकामी क्या देखते हैं? देखो, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि ये सरकार, इसको मैं सरकार ही नहीं मानता है, तो कठपुतली सरकार, कठपुतली सरकार। सारे काम हैदराबाद के लोग, गुजरात के लोग, अगर बद्रीनाथ के मंदिर में उसको सजाने, फूलों की सजावट करने भी अगर गुजरात से आदमी आएगा, केदारनाथ के मंदिर में अगर वहाँ का इवेंट मैनेजमेंट जो है वो गुजरात का आदमी करेगा, अगर देहरादून में सारा खनन, पूरे राज्य का पूरा खनन हैदराबाद और गुजरात के लोग करेंगे, तो यहाँ का नौजवान क्या करेगा, यहाँ का माइनर क्या करेगा, यहाँ का जो माइनिंग करने वाला छोटा व्यापारी है, छोटा काम करता था, खनन करता था, छोटा उनका क्या होगा? वो तो नौकर बन के रह गए। सारा प्रदेश इस समय पूरा जो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो राज्य के अंदर, वो सारा वहाँ से चल रहा है। यहाँ के लोगों को तो कुछ है ही नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री को तो केवल अलॉट करना है। सड़कें, हाईवेज, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवेज हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो। अब आप देखो ना, एक सरकार राज्य के हरिद्वार जैसे जिले में अगर मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं चला पा रही है और उसको एक पीपीपी मोड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है? कैन यू इमेजिन ऑफ अ गवर्नमेंट नॉट रनिंग मतलब जिनके पास सारे संसाधन, मतलब मेडिकल कॉलेज आपने जनता के पैसों से, खून पसीने से बना दिया और उसको बाद में पीपीपी मोड को शारदा यूनिवर्सिटी को दे दिया। क्या है? सरकार कहाँ है? ये तो ड्रॉबैक है बिल्कुल। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अंकिता भंडारी अकेली थोड़ी है, कितनी अंकिता भंडारी हो गई। सल्ट, चंपावत, काशीपुर, संतरेशा, देहरादून का पट्टन बाजार, गुंजन, आईएसबीटी की 13 साल की बच्ची, महिलाओं के खिलाफ अपराध। उत्तराखंड में कभी, मैं एक कार्यक्रम में बागेश्वर में गया था, शिक्षा मंत्री उस समय नरेंद्र सिंह भंडारी जी थे, वो और मैं दोनों एक कार्यक्रम में गए थे गेस्ट बन के। वहां मंच पर मैंने देखा है तो देहरादून के जिला जज रहे वो आर अग्रवाल साहब दिख रहे। जब मंच पे पहुंचे तो वही थे, वो हमारे स्वागत कर रहे थे। मैं कहा आप यहाँ कचहरी में? कह रहे हैं तो कुछ है ही नहीं, जीरो क्राइम है। ये 2006 की बात कर रहा हूँ, जीरो क्राइम।
आज देखो आप पूरे बागेश्वर से लेकर चंपावत से लेकर काशीपुर से लेकर पूरे राज्य के पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का रेप, हत्या, गोलीबारी, ये कभी सुना था पहाड़ों में? कभी कोई सोच सकता था कि पहाड़ों में ये काम होंगे? कभी भी नहीं। आप तराई छोड़ दो, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार छोड़ दो, पहाड़ों में ये सरकार क्या कर रही है? कहां है सरकार? खनन देख लो, शराब देख लो। आज तो बहुत कुछ हो रहा है पहाड़ों में। तो पहले हमेशा सिर्फ एक ही चीज का डर होता था, वो होता था सिर्फ जंगली जानवरों का। इसके अलावा कभी कोई डर रहा ही नहीं। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि एक जिला जज मुझे कह रहा है कि भाई साहब यहाँ तो क्राइम ही नहीं है, जीरो है, तो क्या करना है कचहरी में बैठ के? सिविल के मैटर्स, छोटे मोटे जमीनों के, मेड के, इसके। अगर अगली सरकार कांग्रेस की आती है तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पहले 100 दिनों में क्या बड़े फैसले ले सकती है? राजधानी के बारे में फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रदेश के अंदर जिन स्कूलों में, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, जहां अध्यापक नहीं है वहां तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति। छात्र संख्या का जो संकट है पूरे प्रदेश के अंदर, छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, उस संकट को कैसे दूर करें? क्योंकि पॉपुलेशन नहीं रुक रही, पलायन हो रहा है। पलायन होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा। ज्यादातर पलायन क्यों हो रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक आयोग बनाया था, पलायन आयोग। मैंने सरकास्टिक वे में एक दिन कहा, वो सच बात कही, झूठ नहीं कही, कि पलायन आयोग का दफ्तर खुद ही पलायन कर गया देहरादून पौड़ी से। तो पलायन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। टूरिज्म को, पिलग्रिमेज को जिस तरह से हम डेवलप कर सकते थे, अब रोज झगड़े हो रहे हैं, कभी पंजाब के लोगों से, कभी हरियाणा के लोगों से, क्योंकि आपकी पुलिसिंग कमजोर है। हरियाणा के आदमी को मालूम हो कि भाई मैं अगर रैश ड्राइव करूंगा तो गाड़ी सीज हो जाएगी। पंजाब के आदमी को हो कि अगर भाई मैं इस गड़बड़ करूंगा तो ऐसा मेरे साथ होगा। पुलिसिंग नहीं होगी तो सब छूट है, सब लोकल्स को भी छूट है, बाहर वालों को भी छूट है, तो आपस में टकराव हो रहे हैं। आपने देखा बिल्कुल किस प्रकार से कर्णप्रयाग में हुआ, किस प्रकार से नगरासू में हुआ। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? अरे सिख तीर्थयात्री आज से आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वही यहां तपस्या की, हेमकुंड साहिब। कहां उन्होंने जन्म लिया, कहां उन्होंने तपस्या करी, कहां उनकी कर्मस्थली थी, कहां उनका शरीर छूटा। वो तो एक ऐसे अवतार थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उस इतनी पवित्र जगह को हम इतना बड़ा साधन बना सकते हैं टूरिज्म का। सुविधाएं दो। बरनाला साहब थे यहाँ पे गवर्नर, तो कुछ लोग शिकायत करने आए मेरे से कि साहब तो ढाबे खोल दिए सरदारों ने। मैं कहा ढाबे खोल दिए? उन्होंने कहा देवप्रयाग से लेकर और ब्यासी तक के मेरे पे कम से कम 2 दर्जन व्यापारी जो होटल वाले रहे कि साहब सरदारों ने वहां ढाबे खोल दिए। उन दिनों मेरी वाइफ रिसर्च कर रही थी, पीएचडी चल रही थी, फिशरीज में कर रही थी, तो महाशीर वहीं मिलती है गंगा जी में। तो मैं उनके साथ निकल गया। निकला तो सबसे पहले 82 के बाद हमें झंडी दिखा दी सरदार जी ने, हम रुक गए। मैं कहा लो भाई पहला तो यही आ गया। उतरे तो आओ जी लंगर छको। तो अंदर गए तो चाय का लंगर, क्योंकि सुबह सुबह टाइम था, चाय बिस्कुट खाए। मैं कहा क्या सेवा करनी है? कहता जी लंगर है गुरुदा। तो अपने श्रद्धा अनुसार जो गुल्लक में डाल सकते थे डाला, आगे निकल गए। आगे निकले, देवप्रयाग से पहले फिर झंडी हो गई। 2-3 घंटे हम काम करते रहे गंगा जी में। उसके बाद लंच के टाइम पे वहां पहुंचे तो वहां ढाबे से पहले वहीं लंगर में। अब लंगर में उतरे तो प्रसादे आ गए, लंगर खाया। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई क्या सेवा करनी है? कहता जी सेवा तो लंगर है, यात्रा चल रही है, सारा लंगर लगे है। तो मैं सारे रास्ते देखता रहा लंगर लगे हुए। वो लंगर इसलिए लगे हुए कि पंजाब के लोग जब आते हैं उनको खाना ढंग का नहीं मिल पाता। तो बरनाला जी ने कई जगह व्यवस्था करवाई, तो जगह लोगों को दिलवाई, तो लंगर लग गए। अगर हमारे होटलों में अच्छा खाना मिले, लोगों की रुचि का खाना मिले, तो क्यों लोग ये कष्ट करेंगे? अमरनाथ जी में नहीं लगते लंगर। बिल्कुल। तो इसलिए आज पूरे पहाड़ में जो टूरिज्म है, जो पिलग्रिमेज है, उसको हमने कभी इस दृष्टि से लिया ही नहीं कि कैसे लाखों लोगों को रोजगार दें। इसमें बहुत बड़ा साधन है। ऐसे पर्यटन है, टूरिज्म है। टूरिज्म कैसे डेवलप हो? भाई कितना बड़ा स्टेट है ये, 1.5 करोड़ से कम की आबादी का स्टेट है। इसकी अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का
पर्यटन, सॉरी पिलग्रिमेज, तीर्थाटन, यहाँ पे पानी की जो हमारी शक्ति है, यहाँ पे जो हमारे पे खनन, लेकिन वैज्ञानिक खनन, खनन ऐसे नहीं कि आप पूरा खोद दिया आपने, वैज्ञानिक तरीके से खनन। तो माइंस एंड मिनरल्स बाहर के लोगों को बंद करो ना, यहीं करो, यहाँ के जो लोग हैं उनको दो, बहुत लोग हैं करने वाले हैं सारे। और बाहर के लोग भी तो अच्छा आता है तो ठीक है, उनको इन्वॉल्व करो, लेकिन आप पूरा सारा झोला भर करके दिल्ली भेजने के चक्कर में रहो तो कैसे होगा। तो हमने कभी उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन तमाम विषयों पर, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे शिक्षा ठीक हो, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक हो, आज भी कंधे पे रख करके गांव से जो है बीमार महिला को लाना पड़ रहा है, मर जा रही है गर्भवती महिला अस्पताल पहुंचते से पहले, कैसे वो ठीक हो। ये इसलिए तो राज्य बना था। राज्य क्यों बना था? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये तो यूपी में भी था। यहां क्यों बना राज्य? 70 एमएलए बनाने के लिए, दायित्वधारी बनाने के लिए, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, इसके लिए नहीं बना। माफ करिए, तो बनेंगे। ये राज्य बना था कि बेरोजगार नौजवान अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ करके पलायन न करे रोजगार के लिए। इसलिए बना था कि घर में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार ये हमें वहां मिले लोकल। उसकी व्यवस्था, जो असली सपने थे आंदोलनकारियों के, राज्य के उन लोगों के जिन्होंने राज्य के लिए कुर्बानियां दी, और ये आंदोलन केवल 94 का आंदोलन नहीं था, ये तो 1952 में जब पीसी जोशी जी ने प्रस्ताव किया था, तब से लेकर के अब तक की जो यात्रा है राज्य की, जो लोगों के सपने थे कैसा राज्य बने, वो सारा कैसे फलीभूत हो, कांग्रेस का तो यही एजेंडा। सर, गैरसैंण और देहरादून दोनों ही राजधानी के लिए जाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या सोच है कि क्या होना चाहिए? सरकार को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। मेरी सरकार हो तो मेरी सरकार, और बीजेपी की सरकार हो तो बीजेपी की सरकार। बीजेपी का टाइम तो निकल गया, लेकिन सर्वदलीय बैठक करके एक कंसेंसस बना करके राजधानी तय कर देनी चाहिए परमानेंट। गैरसैंण इसलिए उपयुक्त है कि गैरसैंण से दो बातें, एक तो लोगों का भावनात्मक रिश्ता है, एक देहरादून की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। भाई 70 लोग जाए ना वहां, और इनके साथ ये बाबू लोग जाए जो है मौज काट रहे हैं, सरकार यही तो चलाते हैं। बिल्कुल। अरे आपका और मेरा कितना काम पड़ता है। सही बात है। वो जब देहरादून था और सरकार नहीं थी तब भी चलता था ना। बिल्कुल आराम से। तो गैरसैंण जाओ, ये सारे बाबू जाएं, और सारे जितने हुटर बजा करके तंग करने वाले लोग हैं सब जाएं। राजधानी परमानेंट वो बननी चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, इतना विस्तार की संभावना है, सब है। मतलब आप निजी तौर पे आप चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बने? निश्चित तौर पे। और कांग्रेस की सोच? कांग्रेस का भी ये कहना है, कांग्रेस ने तो काम 2012 तक तो ये चला गया था सब पीछे मामला। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने ही सबसे पहले तंबू में कैबिनेट किया, बिल्कुल, तंबू में विधानसभा करी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना वहां पर खड़ा है ए टू जेड वो कांग्रेस का बनाया। अच्छा, आपके दो बड़े लीडर हैं पार्टी के, उन दोनों के साथ भी मेरे संवाद हुए थे इन चीज़ों को लेके। उनकी एक स्टेटमेंट है दोनों की। हरीश रावत जी का कहना था कि अगर मुझे मालूम चल जाता कि मेरी सरकार जाने वाली है तो मैं एक दिन पहले ही गैरसैंण को राजधानी घोषित करवा देता। तो अगर उनकी इच्छा थी तो वो अपने जाने तक का इंतजार क्यों करना चाह रहे थे? अगर ये इच्छा थी तो जब वो बैठे थे, पावर में थे, उस समय इस पे काम कर सकते थे। एक तो ये स्टेटमेंट है हरीश रावत जी का। दूसरा हरक सिंह रावत जी का स्टेटमेंट है कि चाहे जो कर लो, किसी की इच्छा नहीं है, कोई नहीं चाहता निजी तौर पे कि राजधानी गैरसैंण जाए, और वहां कभी नहीं बन पाएगी। ये हरक सिंह रावत जी का कहना है। देखिए, वो दोनों इतने बड़े नेता हैं कि उनके बोले हुए पे तो मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन कांग्रेस में एक कंसेंसस है कि काजी निजामुद्दीन साहब ने, जो मंगलौर के रहने वाले, उन्होंने पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोला कि सरकार अभी प्रस्ताव करे, कांग्रेस समर्थन करेगी। तो सारी कांग्रेस ने उनका जो बयान था उसका समर्थन किया। मैं एज ए कांग्रेस पार्टी कह रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस हूँ, और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के
वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये जनता को विश्वास दिला सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई बने, राज्य की राजधानी गैरसैंण बने, ये हमारा कमिटमेंट है। अच्छा सर, भू कानून और मूल निवास, इन दोनों पे कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? देखिए, भू कानून तो जो न्यायदत्त तिवारी ने बनाया था, उससे बेहतरीन तो कोई कानून आज तक बना नहीं। कांग्रेस का तो ये मानना है कि हम जब भी आएंगे तो भू कानून जो न्यायदत्त तिवारी जी ने बनाया था, और उसमें एक संशोधन बीसी खंडूरी ने किया था, उसमें उन्होंने 500 स्क्वायर यार्ड से 250 स्क्वायर यार्ड कर दिया, उसको लागू करें। भू कानून ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मकान बनाने के लिए जब देश का कहीं का किसी कोने का आदमी आ जाए, उसको सुविधा होनी चाहिए, और व्यापारिक अगर किसी को कुछ काम करना है तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति होनी चाहिए, और जिस प्रयोजन के लिए वो जमीन ले, उस प्रयोजन के लिए अगर इस्तेमाल नहीं होती तो राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए। सीधा फंडा है, बहुत घुमा फिरा करके नहीं। ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, पुष्कर धामी 1, पुष्कर धामी 2, केंद्र का दबाव इतना है, बोरे भर के देने हैं, तो कहां से आएगा पैसा? जमीन से तो आएगा। इन बेचारों ने नगर पालिकाओं की सीमाएं बढ़ाई, नगर निगमों की सीमाएं बढ़ाई, सारा जरा जाके देखो ना, बाला वाला, मियाँ वाला, वहां क्या हालत है। वो ना बेचारे घर के रहे, ना घाट के, ना गांव के रहे, ना शहर के। शहरी सुविधाएं मिल नहीं रही, गांव की जो बजट आता था खत्म। गांव भी नहीं रहा, शहर तो भी ये नहीं तो रहा। त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, पुष्कर 2 जी, इनका बेचारों का इनके ऊपर दबाव है। इतना भारी बैग मांगते हैं कि डबल इंजन का हेलीकॉप्टर ले जाना पड़ता है, सिंगल वाला तो जाता भी नहीं, इतने बोरे मांगते हैं। खनन से, शराब से, जमीनों से, यही है 3 चीज शनि के प्रतीक। अच्छा, अभी पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है कि जो जनता जो है कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखे? एक साइकिल होती है, राजनीति में एक साइकिल होती है, जनता भी प्रयोग करती रहती है, और जनता इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट देती है। ये हमने 75 साल की राजनीति में देखा। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े देश के ऐसे लोग जिनके लिए लोग सोचते थे कभी हारेंगे नहीं, वो भी चुनाव हारते हैं, सरकारें भी जाती हैं, और ये सरकार भी जाएगी। कांग्रेस के प्रति जो लोगों में नफरत का वातावरण, 2 बातें बहुत प्रचारित की, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे इतने बड़े एजेंट आरएसएस के, इतने बड़े एजेंट हैं कि उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव भ्रष्टाचार का कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया, उनको एक प्रतीक बनाया गया, और उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी थी, क्योंकि कांग्रेस को ये हरा नहीं पा रहे थे। 4 में फील गुड खत्म हो गया। कोई सोच सकता था जब फील गुड चल रहा था, शाइनिंग इंडिया चल रहा था अटल जी का, अटल जैसे नेता, उनके मुकाबले भाजपा में मैं किसी को उस श्रेणी में नहीं रखता। उनके जैसे नेता 2004 में जब हारे, और उसके बाद 2009 में अडवाणी जी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग पिट गए, तो भाजपा के आरएसएस के समझ में आ गया कि कांग्रेस को हराना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर था, देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पटरी पे रखा। सारे दुनिया में मंदी का दौर, और उस मंदी के दौर में जिस प्रकार से पूरे भारत को कहीं भी डगमगाने नहीं दिया, और देश के अंदर जो तमाम रिफॉर्म्स चल रहे थे, तमाम, आरटीआई किसके जमाने में आया, राइट टू एजुकेशन किसके जमाने में आया, ये जो आज 5 किलो राशन बांट रहे हैं, राइट टू फूड किसके जमाने में आया। क्रांतिकारी काम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किए 10 सालों में, उससे भाजपा घबराई, आरएसएस घबराई, और उन्होंने एक ही हथियार पकड़ा कि एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करो, और कुछ ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ करके कैग में, सीएजी में, और 2G, 3G, कोलगेट, इस तरह की चीजें, आर्टिफिशियल चीजें, इमेजिनरी चीजें, इमेजिनरी जो एक संख्या है
वो करके पूरे देश के अंदर कांग्रेस को बदनाम किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। और दूसरा आरोप लगाया कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। दो तरह से, एक भ्रष्टाचार और एक दूसरा अपीजमेंट। कुछ चीजें पकड़ ली उनको लेकर के, कश्मीर, फलाना, बाटला हाउस एनकाउंटर, 3-4 चीजें पकड़ करके पूरे कांग्रेस के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि ये तो साहब मुस्लिम परस्त है, जबकि दोनों बातें गलत है। कांग्रेस मुस्लिम, कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है। हाँ, कांग्रेस की पॉलिसी ये जरूर है कि भाई कमजोर को ताकत देनी है, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी कभी ये नहीं रही कि किसी को, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का ये बिल्कुल फर्म कमिटमेंट रहा कि भाई देश में देश का एक धर्म नहीं है, ये बहुधर्मी है, सेकुलर है, उस सेकुलरिज्म पे सवाल खड़े कर दिए। सरकारों का कोई धर्म नहीं होता, सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाना नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा बनाए, चर्च के लोग चर्च बनाए, मंदिर के ट्रस्ट और समितियां मंदिर बनाए, मस्जिदें जो हैं वो वक्फ और ये तमाम लोग बनाए। सरकारों का काम नहीं है। लेकिन देश के विभाजन के बाद से लेकर के लगातार जो देश में हिंदू मुस्लिम करने का काम आरएसएस कर रही थी, उसको धीरे 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 पिछले 50-60 सालों में जो उन्होंने सींचा, उसको और भ्रष्टाचार को, दोनों को जोड़ करके कांग्रेस पे हमला किया और कांग्रेस उसमें पस्त हो गई। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस को कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा। और सीधे तौर पे टोपियां, एक रात में आपने देखा सुबह सुबह लोग टोपियां लगा करके घूम रहे हैं, मैं अन्ना हूं। वो कौन थे? मैं अन्ना हूं। मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे, आप 10 आदमियों की इमेज अपने दिमाग में लाए कि कौन थे वो, आपको सारे लगेंगे बीजेपी और आरएसएस के लोग। वही टोपी लगा के आगे घूम रहे थे। वो भाजपा की टोपी नहीं लगा रहे थे। लेकिन अन्ना जी के आंदोलन से तो आप पार्टी आई। नहीं, आप पार्टी तो एक सीमित दिल्ली में आ गई। किरण बेदी कहां गई? वीके सिंह कहां हुए? सारे जितने ये प्रोडक्ट थे, एक इसको छोड़ के केजरीवाल को, सारे तो बीजेपी में गए, सब बीजेपी में गए। केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं और थी। केजरीवाल को यह था कि अन्ना का आंदोलन से मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं देश का, तो मुख्यमंत्री पे अटक गया बेचारा। तो सब इंक्लूडिंग केजरीवाल, वो पर्चे जो लहराता था, उस पर्चे में कुछ भी नहीं होता था, तो प्रेस को दिखाने के लिए केवल लहराता था, ये आरोप, ये आरोप, ये आरोप, कुछ नहीं था। सारे फर्जी आरोप थे। उसका मुकाबला हम नहीं कर पाए। पैसे ने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट देश के बड़े जो मोदी के पीछे लगे थे, उन्होंने सारा इस पहाड़ को खड़ा करके, नैरेटिव को खड़ा करके और पावर में लिया है। लेकिन अब वो ध्वस्त हो गया। और सबसे बड़ा जो ध्वस्त हुआ, आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा जो इनका पूरा नैरेटिव था ध्वस्त हुआ, वो हमने नहीं किया। होई सोई जो नाम रची राखा, हमने थोड़ी किया है, तो राम जी ने किया। राम जी ने कहा भाई बहुत हो गया, उनके मंदिर से इनका पतन शुरू हो गया। राम मंदिर में चोरी, केदारनाथ में भी चोरी करी ना 223 किलो सोने की, तो कुछ लोगों ने कहा करी, कुछ लोगों ने कहा नहीं करी। ज्यादातर लोग जो हिंदूवादी थे उन्होंने कहा नहीं करी होगी। बीजेपी समर्थक जिन्होंने शंकराचार्य को दूसरे पायदान पे ले आए, मोदी को पहले पायदान पे ले आए। अरे भाई, राम मंदिर में पहले तो वहां पे जो रामलला विराजमान थे उनकी मूर्ति होनी चाहिए थी, वो शनिदेव की मूर्ति खड़ी कर दी। वो राम जी की मूर्ति है। राम को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, कितने खूबसूरत थे राम, कितने सुंदर थे राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी जब पढ़ोगे आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या खूबसूरत राम थे, क्या खड़े कर दिए इन्होंने, काली मूर्ति खड़ी कर दी भगवान की। वहां तो राम जन्मभूमि गर्भगृह में रामलला विराजमान थे, कौशल्या जी के गोद में, इतनी सी मूर्ति। तो पहले फ्रॉड, मूर्ति में भी फ्रॉड, पैसा कमाना था, मंदिर में फ्रॉड, जमीनों में फ्रॉड, और सारे बीजेपी के लोगों ने किया। और ये मैं केवल बोल थोड़ी रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई। 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके 19 करोड़ रुपए में बेच रहे हो। चंपत राय शामिल उसमें,
बीजेपी का मेयर शामिल उसमें। राम ने इनके पतन का रास्ता राम ने ही खोजा है। भगवान राम वो ही करते हैं सब, वही सोई जो राम रच का। तो राम के मंदिर में चोरी, शिव के मंदिर में चोरी, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सारे धाम करने के बाद, सारे तीर्थ करने के बाद आदमी जाता है बद्री धाम, उसको कहते हैं मोक्ष धाम। आदि गुरु शंकराचार्य जब तीनों धामों की स्थापना करके उत्तराखंड आए तो उन्होंने मोक्ष धाम को स्थापित किया, और केदारनाथ जी में 12वें ज्योतिर्लिंग के सामने आकर के उन्होंने ध्यान किया और समाधि ले ली। उस जगह पे चोरी कर दी, बद्री धाम में। तो बद्री धाम में वो द्विवेदी हमारी पार्टी का है क्या? धामी जी ने बनाया हुआ है। वो अजय क्या था, वो अजयेंद्र अजय, वो हमारी पार्टी का है क्या? सारी कमेटी तुम्हारी, सारे लोग तुम्हारे, सारी व्यवस्था तुम्हारी, सीसीटीवी कैमरा तुम्हारे, और चोरी भी तुम कर रहे हो। तो ये हम नहीं करते, हम करने वाले कुछ नहीं होते। जब मनुष्य से सोचता है कि हमारे बस का नहीं रहा, ईवीएम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, अलाना कर रहे हैं, तो राम जी ने कहा भाई अब तुम्हारे बस का नहीं रहा तो मैं करता हूं। मतलब आपका कहना यह है कि अब राम जी चाहते हैं कि कांग्रेस आए? अरे ये मार्ग कौन प्रशस्त कर रहा है, मैं कह रहा हूं। राम की मूर्ति के आगे अगर कोई चोरी कर रहा है तो मतलब उसको राम पे भरोसा नहीं है। तो ये प्रपंची तो हुए, ये ढगोसलेबाज तो हुए, ये ढोंगी लोग तो हुए। मतलब राम के आगे, मतलब आपको इंसान से डर है, राम से डर नहीं है। मतलब अगर 100 का नोट यहां पे गिर जाए, हम 3 लोग बैठे हैं, तो मैं पूछ लूं भाई ये 100 का नोट किसका है, और हम तीनों ना हो और मैं चुपके से उठा के जेब में डाल लूं, तो इसका मतलब जो देख रहा है हर जगह, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो इनको भरोसा नहीं है, ये तो केवल राम के नाम पर कितने दशकों से चंदा खा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खा गए। तो जो रामद्रोही, शिवद्रोही, रामचरितमानस में लिखा है रामद्रोही के बारे में, भगवान शंकर ने बोला है बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है भाई। तो उसके लिए कोई माफी नहीं है, तो इसलिए इनका पतन निश्चित है, पतन निश्चित, और उसका रास्ता अपने आप बन रहा है, मार्ग अपने आप प्रशस्त हो रहा है। 2027 में किसी कारणवश अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती है उत्तराखंड में, तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? राजनीति में तो निराशा का चैप्टर ही नहीं, मैंने आपको पहले बोल दिया था। मेरे यहाँ तो ये चैप्टर ही नहीं कि नहीं आएंगे, हम तो 100% आएंगे। नहीं, 100% जनता के आशीर्वाद से 100% आए। बस मैं उस बात को तस्वुर ही नहीं करता कभी उसका। लड़ाई लड़ने से पहले अगर आप ये सोच लो कि हम मारे जाएंगे, भाई लड़ाई लड़ रहे हैं तो मारे भी जा सकते हैं और जीत। ऐसा तो 22 में भी सोचा होगा। नहीं, हर बार जितनी बार लड़ेंगे तो मरेगा, हम लड़ने को फिर तैयार है ना। गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। हम तो तैयार है 27 को लड़ने को, जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इस बार जीतेंगे 100%। हरीश रावत ईश्वर हमारे, मैंने आपको बता दिया, राम हमारे साथ, शंकर हमारे साथ, विष्णु हमारे साथ, और जनता जनार्दन हमारे साथ। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हरीश रावत जी के टाइम पे आधी पार्टी जो है वो बीजेपी में जाके मिल गई थी, अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो? मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस इस बार जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। लोग तो आते जाते रहते हैं, लोग तो आते जाते रहते हैं। वहां इतने लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको ये उम्मीद है कि टिकट कट जाएगा, जिनको ये उम्मीद है कि टिकट नहीं मिलेगा। बहुत लंबी लाइन है बीजेपी वालों की, जो कह रहे साहब आखिरी दिन डिसाइड करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड कर रखा। हमारे यहाँ तो चुनाव घोषित होने से लगभग 1 महीना पहले पार्टी डिसाइड कर दी कि मैक्सिमम सीटों पे हमारे लोग तैयारी करेंगे, पार्टी जीतेंगे। 50 से कम सीट आ नहीं सकती कांग्रेस की इस बार। अच्छा सर, लास्ट में आप उत्तराखंड के युवाओं को और यहाँ के जो भी वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड की सबरान जनता को, और विशेष तौर पे अपने जेनजी को, अपने युवाओं को केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन सपनों को लेकर के हमने इस राज्य का गठन किया था, हम सब लोगों ने, इस प्रदेश के कर्मचारी रहे हों, शिक्षक रहे हों, युवा रहे हों, बुजुर्ग रहे हों, विशेष तौर पे हमारी मातृशक्ति रही हो, वो सपने पूरे करने, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको सबसे पहले एक सिद्धांत, वो सिद्धांत है विभिन्नता में एकता। इस प्रदेश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम अगर इसमें उलझे रहेंगे कि कौन सी मजार में बुलडोजर चल रहा, कौन से मस्जिद में ताला लग रहा, कौन से गुरुद्वारे में कब्जा हो रहा, अगर हम इन कामों में लगे रहेंगे
तो मैं समझता हूँ हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें देखना है कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कितने स्कूल हैं जहां मास्टर नहीं है, वहां मास्टर कैसे जाए, कितने स्कूल हैं जहां हेड मास्टर नहीं है, वहां हेड मास्टर कैसे जाए, कितने प्रदेश में ऐसे अस्पताल हैं जहां डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वहां डॉक्टर जाए, स्पेशलिस्ट जाए। हम ये देखें कि प्रदेश के अंदर कैसे मैक्सिमम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है यहीं पे हम जनरेट करें। यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का पिलग्रिमेज, यहाँ की गंगा, यमुना, शारदा, यहाँ की तमाम नदियां, यहाँ के तमाम तीर्थ, यहाँ की तमाम नेशनल पार्क्स, यहाँ की सेंचुरीज, वो उत्तराखंड के विकास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलें और इस खुशहाल राज्य को हम पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनाएं। ये प्रयास हमको करना है और इस प्रयास को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि इस राज्य में जो भ्रष्ट हुकूमत है उसको हम तख्ते से हटाएं, उसको सत्ता से हटाएं। 2027 के चुनाव के लिए सर आपको और कांग्रेस पार्टी को पहले ही एडवांस में बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि आप इस बार निश्चित तौर पे आ रहे हैं। निश्चित मैं इंटरव्यू दूंगा उसके बाद, आने के बाद। बिल्कुल सर, उसके बाद जरूर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।